ठीक है, एक आरएनए है, डीएनए और आरएनए। अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या है, ठीक, आप बताइए डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और यहाँ पे शुगर कौन सा है, यहाँ पे शुगर कौन सा है। तो आपको पता है डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरीन है, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स की बात करें, पिरिमिडीन्स की बात करें तो प्यूरीन्स क्या है भाई, एडेनिन और ग्वानिन है ना, और पिरिमिडीन्स में क्या है, साइटोसिन है और थाइमिन है। क्लियर, डन। शुगर क्या है भाई, शुगर डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। क्लियर। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या है, आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं और शुगर क्या है, ये तो आप अपने से कर लेंगे ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहां कर दे रहे हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरीन क्या है, तो आपको पता है प्यूरीन्स तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स क्या है, पिरिमिडीन्स क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल है। और शुगर क्या है, तो शुगर आपको पता है यहाँ पे राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर है। क्लियर, डन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, एकदम क्लियर है ना। अब आपको बता दें कि अगर इफ यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस तो एक चीज हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, फॉर्मूला इन द सेंस मॉलिक्यूलर बस नेम लिख देना चाहते हैं, एडेनिन, क्योंकि फॉर्मूला बनाएंगे तो टाइम लगेगा, बस लिख दे, आप जानते रहिए एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन को कहते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। जो ग्वानिन है वो है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ध्यान से देखना, सब चीजों को अच्छे से समझना। साइटोसिन, साइटोसिन, जो साइटोसिन है ये है 2 ऑक्सी 6 अमाइनो पिरिमिडिन, ठीक है। उसके बाद यूरेसिल। अब आप सोच रहे होंगे यूरेसिल क्यों है, तो यूरेसिल क्या है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, कभी पूछ दिया तो। और फिर थाइमिन क्या है, थाइमिन दैट इज 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, अब आपको बता रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा, सबसे पहले आरएनए बना था, सबसे पहले क्या बना था, आरएनए बना था, ठीक है, सबको क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है ना यहां तक। एक सेकेंड, 6 अमाइनो 2 अमाइनो 6 ऑक्सी 2 ऑक्सी 6, ये 4 अमाइनो रहेगा, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो 4 अमाइनो 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन 5 मिथाइल। अब आपको बता दें कि एक्चुअली में पहले यूरेसिल था, क्योंकि पहले आरएनए था। यूरेसिल, मान लीजिए दिस इज यूरेसिल, यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ गया, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन,
तो यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो गया, तो ये 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल हो गया, है ना। इसी को थाइमीन कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, आपसे ये पूछा जाता है। 5 मिथाइल यूरेसिल को ही थाइमीन कहते हैं, क्योंकि आप हमेशा याद रखना 5 मिथाइल थाइमीन को यूरेसिल नहीं कहते। कभी आपसे एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करेगा, वो लिख देगा 5 मिथाइल यूरेसिल इज थाइमीन, 5 मिथाइल थाइमीन इज यूरेसिल। नहीं, यूरेसिल से थाइमीन बना, पहले आरएनए बना, आरएनए से डीएनए बना। क्यों बना ये भी हम रीजन आपको बताएंगे, ठीक है। तो याद रखना कभी भी 5 मिथाइल यूरेसिल इज थाइमीन, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है जो यूरेसिल का फॉर्मूला है 2,4 डाईऑक्सीपिरिमिडीन, उसी में आप 5वें कार्बन पे मिथाइल जोड़ दीजिए तो 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सीपिरिमिडीन थाइमीन हो गया। डन, यहां तक सबको क्लियर? क्लियर है? डन ना? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, आपको नाइट्रोजिनस बेसेस और पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर समझ आ गए? समझ आ गए ना? अब बॉन्ड बढ़ा देते हैं और बॉन्ड आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां तक की चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शुगर होता है और कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बॉन्ड समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड हमें बनाना है। कैसे न्यूक्लियोटाइड? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब प्लीज देखना इसमें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड कैसे समझिए इसको। बैकबोन जो होता है ना वो शुगर एंड फॉस्फेट होता है। कभी भी आप डीएनए आरएनए का जो बैकबोन होगा वो शुगर एंड फॉस्फेट। पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, राइबोज शुगर। आप हमारे साथ ड्रॉ करेंगे, इसको हमारे साथ बनाएंगे। हमेशा याद रखना जब भी हम न्यूक्लिक एसिड में जो राइबोज शुगर यूज करते हैं वो हमेशा बीटा फॉर्म वाला राइबोज शुगर होता है। कौन सा? बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म बताइए, हमने बताया था पहले कार्बन का अगर OH ऊपर हो जाए तो इसको हम बीटा शुगर कहने लग जाते हैं। पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। पहला कार्बन किसी भी शुगर का पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। पढ़ाया था हमने आपको एनोमर्स, है ना। तो पहले कार्बन में अगर OH एबव द प्लेन हो इसको हम बीटा फॉर्म कहते हैं, OH बिलो द प्लेन हो इसको हम अल्फा फॉर्म कहते हैं। तो हम जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो राइबोज शुगर यूज करते हैं वो बीटा फॉर्म का होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, सारा स्ट्रक्चर OH H OH H HCH2OH। देखिए ये 5वां कार्बन, प्लीज बी अटेंटिव और मेरे साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये चौथा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन। ठीक है, ये कौन सा शुगर है भाई? ये है हमारा राइबोज शुगर। ये क्या है? राइबोज शुगर। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसको बनाते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है, इसमें जब हमने क्या जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस। तो हमेशा याद रखना नाइट्रोजनस बेस यहां से जुड़ता है, मतलब पहले कार्बन से। तो पहले कार्बन का जो OH है ना दैट इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजनस बेस। ये रिप्लेस हो जाता है। हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसको पहले रहने देते हैं या इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ये किससे रिप्लेस हो गया? नाइट्रोजनस बेस से रिप्लेस। और ये जो बॉन्ड बना मतलब शुगर का पहला और नाइट्रोजनस बेस, ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ये बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने कहा था कि अगर प्यूरिन होगा तो 9th नाइट्रोजन एंड फर्स्ट कार्बन, मतलब प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन और शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच बनेगा। और अगर
पिरिमिडीन होगा तो फर्स्ट नाइट्रोजन एंड फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। ठीक, क्लियर। अब आप हमें बताइए दिस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ये पेंटोज शुगर है और ये बेस है, शुगर और बेस मिलके क्या बनते हैं, तो यहां तक का स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस इज न्यूक्लियोसाइड। बताइए न्यूक्लियोसाइड, यहां तक का स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया कि नहीं। शुगर और बेस मिलके क्या बनाए, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर, बताइए आप हमें। याद दोबारा करना पड़ेगा राघवेंद्र गुप्ता। लाइव क्लासेस का ये ड्रॉबैक भी है कि आपको तुरंत से चीजें आप रिवाइज नहीं कर सकते ना, वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको दोबारा फिर देखना ही पड़ेगा वीडियो, और दोबारा आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तुरंत तुरंत आप नोट भी नहीं बना सकते और तुरंत आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अगेन एक अटेम्प्ट और करना पड़ेगा आपको समझने और पढ़ने के लिए। क्लियर है ना, ठीक है। एक बॉन्ड हो गया, मतलब न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो बॉन्ड है शुगर और बेस के अंदर वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, तो हमें फास्फोरस ऐड करना पड़ेगा। फास्फोरस कहाँ ऐड होता है, यहाँ। फास्फोरस ऐड होता है यहाँ, तो फास्फोरस हम जोड़ दें यहाँ पे। फास्फोरस इस 5वें कार्बन से जोड़ता है। फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखिए ये है, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है क्या, ये है हमारा फास्फोरस का स्ट्रक्चर। एक फॉस्फेट जोड़ दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हमने यहाँ पे फास्फोरस जोड़ा 5वें कार्बन से, तो इसका OH और इसका H निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, माइनस वाटर। और अब इसके और इसके बीच जो बॉन्ड बना ना, ये बॉन्ड को कहते हैं हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। प्लीज बी अटेंटिव और ध्यान से समझिए, छोटा कर दे रहे हैं इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहां तक का पूरा स्ट्रक्चर कितना हो गया बताइए हमें, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया। मान लीजिए ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, मान लीजिए ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड क्या बना था, एडिनोसिन। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, अब अगर हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो कार्बन और फास्फोरस के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, क्लियर। अब ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, हो गया, क्लियर। जिसको हमने क्या नाम दे दिया, AMP। डन। अब हम कितने फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, लगभग 3 फॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जोड़ दो। अब हम पूरा फॉस्फोरस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, एक और फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट। अगर एक और फॉस्फेट जोड़ा तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ADP। और एक और फॉस्फोरस जोड़ दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ATP, है ना। तो कुल मिलाके कहने का मतलब AMP, ADP और ATP ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। मतलब एक भी फास्फोरस ऐड हो गया तो वो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये वाला जो ये बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है, ये तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, लेकिन लास्ट के ये जो 2 बॉन्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है भाई, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। एंड दिस इज वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। इन्हीं के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। मतलब आपने जानते हैं कि ATP है, ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं तो ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एक बॉन्ड टूट सकता है। ठीक, फिर ADP है तो आप जानते हैं कि AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, मतलब एक और ये बॉन्ड टूटता है फॉस्फोएनहाइड्राइड। लेकिन AMP टूट सकता है क्या, AMP नहीं टूट सकता, मतलब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता। अब हमें बताइए, अब सीधे सीधे आप देखिए कि शुगर बीच में है, नाइट्रोजनस बेस से इसका कौन सा बॉन्ड बना, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद पहले फॉस्फोरस से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और लास्ट के जो 2 फॉस्फोरस है उसके बीच में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। कितने सारे बॉन्ड आपको समझ आए, समझ आया क्या यहां तक।
इतने सारे बॉन्ड आपको समझ आया? ठीक है, इतने सारे बॉन्ड समझ आ गए। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट है। बस शुगर और बेस है तो न्यूक्लियोसाइड है। इसमें एक फास्फोरस हो गया, दो फास्फोरस, तीन फास्फोरस, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? बताइए, जल्दी से बताइए। अब एक लास्ट बॉन्ड आपको और समझाएंगे, उसके बाद बस। मैम ये क्लास कब तक लोड होगी? बस आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो लोड हो जाएगी, और जो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, है ना? ठीक है, अब चलिए देखिए, जरा ध्यान से समझिए। हमने क्या समझा? हमने समझ लिया यहाँ पे कि जो, प्लीज बी अटेंटिव, इसको एकदम ऐसे लिख दे रहे हैं, जो शुगर है, ठीक है, शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है, कौन सा बेस? बेस या नाइट्रोजनस बेस कह लीजिए। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपसे पूछा जा सकता है कितने बॉन्ड आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर हैं, ठीक? इसके साथ जो पहला फास्फोरस है, ठीक है, पहला फास्फोरस, ये बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसके साथ जो दूसरा फॉस्फेट है, या दूसरा फास्फोरस है और तीसरा फास्फोरस, ये दूसरा और तीसरा, ये दोनों बॉन्ड, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। देखिए, तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम पहला बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां तक भी शुगर बेस और एक फास्फोरस तक मिनिमम दो बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मिनिमम दो बॉन्ड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस शुगर और एक फॉस्फेट तक भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये है ना? तो मिनिमम दो बॉन्ड और मैक्सिमम तीन बॉन्ड, मतलब तीन तरीके के बॉन्ड होने चाहिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स, आप कह लीजिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आप कह सकते हैं इन न्यूक्लियोसाइड में बताइए कितना टाइप, कितने बॉन्ड है? तो न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर बेस, तो केवल एक टाइप का बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना? और इन न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, तो आप कह सकते हैं मिनिमम कितने? दो टाइप के, और मैक्सिमम कितने? तीन टाइप के। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मिनिमम दो तरीके के बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोएस्टर, और मैक्सिमम ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोएस्टर और फॉस्फो एनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको डन हो गया? एकदम क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्लास चल तो रही है ना भाई? क्योंकि कमेंट पढ़ना आपके भूल जाते हैं, पता नहीं। क्लियर? ठीक है, और हमेशा याद रखना, जो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर दो हैं, दो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये। ठीक है, तो अगर आपको टाइप्स ना पूछ के नंबर पूछ दे, तो आप कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक, दो और दो, ये चार हो जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आई थिंक सो। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए आगे आइए, देखिए एक लास्ट बॉन्ड आपको बताने जा रहे हैं। एक लास्ट बॉन्ड क्या है? अभी हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड, अब हम एक न्यूक्लियोटाइड बना ले। देखिए जरा ध्यान से, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको चीजें समझ आनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना? यहाँ OH मान लीजिए, यहाँ OH मान लीजिए, और यहाँ H, ये कार्बन है। कौन सा कार्बन है? पांचवा। और मान के चलते हैं यहाँ पे ये CH2 तो है ही, फॉस्फोरस और एक न्यूक्लियोटाइड है ये। क्लियर? डन? सब बताइए, समझ आ रहा है? क्योंकि हमें आपके साथ चलना है अब।
एक न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड समझ आ गया। अब हमारे पास ये कौन सा कार्बन है, तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा कार्बन और ये पहला। अब हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, जस्ट यहां देखिए, एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो इसको हम यहां से देख लेते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, पांचवा कार्बन से हमारा ये क्या है, CH2 के साथ क्या अटैच्ड है भाई, फास्फोरस। कितने फास्फोरस हैं, 3 है ना, 3 फास्फोरस को हमने ऐसे लिख दिया। जब हम फास्फोरस को डिटेल में लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना था फास्फोरस को डिटेल में, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा था। तो हम यहाँ पे इस फास्फोरस को जब हम डिटेल में लिखेंगे तो यहाँ पे भी OH आएगा कहीं ना कहीं, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। किसके बीच में, जरा ध्यान से समझना, पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इसका OH और इसके फास्फोरस का OH, यहां से भी वाटर रिमूव हो जाएगा और इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब देखिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में है। पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन, ठीक है। पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बना, थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो ये क्या बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, अगर आप ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या बन जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, है ना। तो अब मान लीजिए कि एक न्यूक्लियोटाइड हमने ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते चले जाइए, देखिए जरा ध्यान से, तो ये कौन सी चेन बन गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, 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 फॉस्फोडाइएस्टर। अब बताइए, अगर आपने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई तो इस वाले पहले न्यूक्लियोटाइड का क्या फ्री है, 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा, और सबसे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का क्या फ्री होगा, क्योंकि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे 3 प्राइम OH फ्री होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम OH, है ना। जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते जाएंगे तो बॉन्ड पहले के थर्ड कार्बन और दूसरे के फिफ्थ फास्फोरस, थर्ड कार्बन फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन फिफ्थ कार्बन, ऐसे बनता चला गया। एक एंड पे 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री रहेगा और सबसे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH फ्री रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, एक स्ट्रैंड बनता है DNA का तो 5 प्राइम फॉस्फेट और दूसरा 3 प्राइम OH। एक और स्ट्रैंड बना देंगे इसके उल्टा तो 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH, ऐसे बन जाएगा आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आपके जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड हैं, कितने सारे बॉन्ड हमने आपको बताए। हमने बॉन्ड एक बार सम अप कर देना है। देखिए, बॉन्ड एक बार सम अप कर देना है। हमने आपको क्या पढ़ाया था, बायोलॉजिकल बॉन्ड्स, जितने भी आपको बायोमोलिक्यूल्स में हमने बॉन्ड्स पढ़ाए हैं, एक बार हम बॉन्ड्स सम अप कर दें। पहला क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, एमाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, क्लियर। दूसरा एस्टर बॉन्ड, ये कहाँ देखने मिला था, हमने कहाँ पढ़ा था, लिपिड्स पढ़ते टाइम। तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कहाँ पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते टाइम। चौथा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पांचवा क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, समझ आ गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ पढ़ेंगे। छठवां क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड।
फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये भी समझ आ गया हमें। और छठवां क्या है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये भी समझ आ गया हमें। ठीक, हमने देखा ये बॉन्ड कहाँ पे है, तो ये बॉन्ड हमें प्रोटीन्स पढ़ते टाइम मिला था, ठीक है ना, अमीनो एसिड के बीच में। ये हमें लिपिड्स पढ़ते टाइम मिला था। ये हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ते टाइम मिला था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते टाइम मिला था। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें न्यूक्लियोसाइड के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड, मतलब किसके बीच में, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस के बीच में। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बीच देखने को, न्यूक्लियोटाइड्स में देखने मिला। ठीक, और फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड के ही बीच आप इसको देख सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में ये बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में हमें 4 तरीके के बॉन्ड देखने मिलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड एंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डन, एक बार बताइए डन। डन ना, क्लियर सबको, बताइए समझ आ गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स और ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसको लेक्चर अपलोड होने के बाद भी आप पढ़िएगा, ठीक है, यूट्यूब पे तो है ही है, आपके एप्लीकेशन पे अपलोड होगा तो पढ़िएगा सारे कॉन्सेप्ट। अब आपको कभी भी डगमगाना नहीं है, जितना भी हमने आपको स्टार्टिंग से बताया एक बार आप फिर से इसको देखेंगे। हमने आज पढ़ाना स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से, ठीक है, मतलब एंजाइम इनहिबिशन आपको पढ़ाया, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता चले, नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल्स पता चले। इसके अलावा हमने आपको जो है न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किया। तो न्यूक्लिक एसिड में हमने आपको पूरा न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, क्या अंतर है। अब अगर एक छोटी सी बात आपको बता दें, एकदम छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, एकदम छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, देखिए, और ये बहुत मायने रखती है ये बात। जब हम आरएनए बना रहे होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम आरएनए बना रहे होते हैं तो आरएनए में जो आपको पता है OH कितनी जगह पे है, राइबोस शुगर यूज होता है। एकदम जो बोलने जा रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं बस उसको 2 मिनट में सुनना है, 2 मिनट में। आरएनए बनाएंगे तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर आरएनए बनाएंगे। तो एक जो OH था ऊपर था वो नाइट्रोजनस बेस से रिप्लेस हो गया, एक OH यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक OH जो इसके पास था यहाँ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक OH फ्री रह जाता है। आरएनए बनते चले गए, न्यूक्लियोटाइड 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 जुड़ता चला गया, लेकिन ये OH सेकेंड वाला OH फ्री है ना, दिस इज फ्री इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए में ये OH फ्री है। और आपको पता है OH इज वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। ये इतना रिएक्टिव होते हैं कि अगर किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी कंपाउंड में कोई रिएक्टिव ग्रुप है तो मतलब वो कहीं भी रिएक्शन कर लेगा और उस कंपाउंड को अनस्टेबल बना लेगा, उस कंपाउंड को क्या कर देगा, अनस्टेबल बना लेगा। तो आरएनए में क्योंकि कितना भी आप कोई भी बॉन्ड बना दो, लेकिन 2 OH वाला जो सेकेंड OH वाला जो ग्रुप है ना वो फ्री रहेगा, और वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए को ये ग्रुप क्या है, इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है, और इसीलिए आरएनए अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर जेनेटिक मटेरियल, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक भाई जेनेटिक मटेरियल बड़ा स्थिर होना चाहिए, है ना, जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। इसलिए जब आरएनए, पहले आरएनए बना और आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था,
और आरएनए इतना अनस्टेबल है ड्यू टू दिस फ्री ओएच ग्रुप। इसीलिए नेचर ने धीरे धीरे क्या किया, इस आरएनए के ओएच को हटा के यहाँ पे एच लगा दिया। तो जब इस राइबोज शुगर के OH को हटा के यहाँ H लगा दिया, तब तो ये डीऑक्सी राइबोज बन गया। तो डीऑक्सी राइबोज की वजह से जो डीएनए बनेगा, उस डीएनए में कहीं OH नहीं फ्री रहेगा, क्योंकि पहला OH नाइट्रोजनस बेस में बॉन्ड बना लिया है, तीसरा OH फॉस्फोडाइएस्टर में बॉन्ड बना लिया है, ये वाला OH जो है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लिया है, और एक यही OH आरएनए में फ्री हुआ करता था, लेकिन डीएनए में तो कोई OH फ्री नहीं है, तो वहां पे रिएक्टिव ग्रुप है नहीं, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। सो डीएनए इज सुटेबल फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सो वी कैन से डीएनए इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, बाद में आरएनए के जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को डीएनए को हैंड ओवर कर दिया गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि क्यों आरएनए अनस्टेबल है और क्यों डीएनए ज्यादा स्टेबल है, क्यों आरएनए इज नॉट बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, क्यों डीएनए इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। आर यू गेटिंग दिस? एक और चीज क्या है, आरएनए के पास यूरेसिल था, यूरेसिल हमने कहा यूरेसिल है, ये यूरेसिल है, ठीक। आरएनए के पास यूरेसिल था, और जब इससे डीएनए बनाना तो इसी यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, तो 5 मिथाइल यूरेसिल क्या बन गया, 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमीन बन गया। क्या बन गया? थाइमीन। और थाइमीन कहाँ होता है? डीएनए में। तो आरएनए में यूरेसिल है लेकिन डीएनए में थाइमीन है, और आपको पता है थाइमीन में मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा डीएनए को। आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो क्योंकि मिथाइल ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए यूरेसिल को थाइमीन में चेंज कर दिया गया। तो क्या क्या चेंजेस आए डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनने में, बताइए हमें। आरएनए से डीएनए बनने में क्या क्या चेंज आए भाई, बताइए क्या क्या चेंज आए। तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 चेंज आए, दो चेंजेस आए। सेकेंड प्राइम OH ऑफ राइबोज replaced by H ग्रुप, है ना। पहला चेंज तो ये आया कि राइबोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो डीएनए बन जाएगा, वो डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा। दूसरा, यूरेसिल ऑफ आरएनए रिप्लेस्ड बाय थाइमीन, ठीक। यूरेसिल ऑफ आरएनए और यूरेसिल में ही मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो थाइमीन बन गया। दिस इज द रीजन कि क्यों आरएनए की जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डीएनए को हैंडओवर कर दी गई टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए वाज बीइंग अनस्टेबल, ठीक है ना। बीइंग अनस्टेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए, ठीक है, वाज हैंडओवर टू डीएनए, ठीक। इतना बात सबको समझ आ गया? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना, इसको आप समझ लीजिएगा। क्लियर है? सबको समझ आ गया? डन? चलिए ठीक है। आज के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना एकदम, मतलब अच्छे से समझना है। ये बायोमोलिक्यूल्स जैसे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने चाहिए आपके। बाकी कल की आपकी छोटी सी और क्लास होगी, इसमें नहीं, कल अब इसकी क्लास, ये तो लगभग बॉन्ड्स खत्म हो गए ना, बाकी हम जब न्यूक्लिक एसिड वगैरह डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ बेसिस कैलकुलेट करते हैं, कैसे डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट? समझ आया सारी चीज़ें? ठीक है मैम। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी, बट लास्ट ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री टीजीटी के लिए हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। सूरज यादव, बिल्कुल 2 साल आपका कॉन्सेप्ट, मतलब 2 साल आपका जो है ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी का, अगर है तो है।
मैम हमें पेडिग्री एनालिसिस नहीं मिल रही है तो क्या पढ़ाया नहीं गया? हमें पेडिग्री एनालिसिस पता नहीं, हमने शायद नहीं पढ़ाया है। पढ़ाया है कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ाया है, हमें ऐसा लग रहा है पेडिग्री एनालिसिस। आप देखिए किसी टॉपिक में पढ़ाया है। अच्छा ओल्ड बैच वाले इसमें जो हैं बताइए, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया है ना हमने? पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया। किसी दूसरे जेनेटिक्स खत्म हो जाने के बाद शायद हमने उसको किसी दूसरे टॉपिक में पढ़ाया, एक बार देख लीजिए। और अगर किसी को याद हो तो प्लीज बता दीजिए भाई कि पेडिग्री एनालिसिस कहाँ पढ़ाया गया है। नहीं, इस संडे ना आपकी लाइव क्लास होगी ना टेस्ट होगा, क्योंकि सैटरडे तक ही जो करना है, फिर छुट्टी है 4 दिन की। और हमने आपको बताया कि क्योंकि घर जा रहे हैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैम आपको मैं इलाहाबाद में देखा हूँ शायद, भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम धन्य हो गए। अभिषेक कुमार, ठीक है। और हम कल एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको ये छुट्टी कैसे मतलब यूज करनी है। अब ऐसा भी नहीं बताएंगे कि भाई नहीं घर नहीं जाना है, घर वालों से एकदम दूर हो जाना है, एकदम सिलेक्शन लेके ही जाना है, ये नहीं बताएंगे। क्योंकि हमें पता है फैमिलीज कितना इम्पोर्टेंट होती हैं, परिवार हमारा इंतजार करता है इन्हीं सब फेस्टिवल पे, और लोग मिलते हैं, लोग जुटते हैं, एकजुट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको घर जाना चाहिए। अगर आपका घर आसपास है तो यू कैन गो, ओके। आप जाइए, अपनी अपनी जो दीपावली है घर वालों के साथ मनाइए, उनको विश्वास दिलाइए कि अगली बार बहुत अच्छा होने वाला है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दीपावली पे घर नहीं गए और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए जो है आप दीपावली पे घर जाइए। और घर जाइए तो मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम पढ़ते रहिए दिन भर, और ऐसा भी नहीं कि एकदम मत पढ़िए। मतलब कुछ टाइम निकाल लीजिए। भाई दिन भर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, घर की सफाई है, पूजा पाठ है, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट रात में तो 3-4 घंटे निकाल सकते हैं ना अपने लिए, शाम, क्योंकि शाम के टाइम आप 3-4 घंटे निकालिए, ठीक है। और उसके बाद अपनी पढ़ाई जरूर कंटिन्यू करिए। इसके ऊपर हम कल एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है और इस दीपावली के बीच में आपको क्या करना है। जो हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी हम बहुत सारा काम देने वाले हैं इस दीपावली में। तो क्रैश कोर्स के भी स्टूडेंट तैयार रहें, दीपावली में आपको काम देने वाले हैं। मैम मैं 5 दिन से क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हूँ तो क्या करूँ, लेट हो गया हूँ? नहीं, अब क्या करेंगे, लेट कहाँ है भाई, आपका एग्जाम अभी पता नहीं कितना दिन होने वाला है, कितने दिन में होने वाला है। आप अभी कोई लेट वेट नहीं, आप पढ़िए आराम से। पढ़ाया है मैम जेनेटिक्स में, अच्छा ठीक है, देख लीजिए भाई पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया है हमने कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, हम तो जाएंगे भाई, घर घर पे लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो हम तो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा भी नहीं होता है कि भाई आप 4 दिन साल भर मेहनत, ऐसे कहते हैं ना कि भाई दिवाली पे घर मत जाओ या ऐसे वैसे, कुछ नहीं। आप अच्छे से मेहनत अपनी लगातार करते रहिए। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सब लोग भाई जाएंगे, सब लोग घर जाएंगे, सब लोग फेस्टिवल मनाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप घर चले गए तो आप पीछे रह गए, या ऐसा नहीं। आप और मेहनत तो कर रहे हो ना, हमेशा मेहनत कर रहे हो। 2-4 दिन अगर नहीं भी पढ़ा, कम पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर। ऐसे नहीं कि एकदम ब्रेक कर देना, 4 घंटे 3 घंटे ही देना। और पूरे ना कुछ करना तो पूरे संडे रिवीजन जो हमने कराए हैं पूरा उठाइए एक तरफ से और उसको पढ़ डालिए। कुछ मत करिए, बुक उक मत लेके जाइए। बुक उक लेके जाएंगे ना तो बवाल भी हो जाएगा घर पे, ना पढ़ेंगे, कभी खोलेंगे है नहीं। वो बुक की जो है ना तौहीन होती है, घर पे बुक उक खुलती नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास सारा इस चीज आपके फोन में है। आप बस और बस क्या करिए, पेन कॉपी लीजिए, संडे रिवीजन उठाइए और सारा संडे रिवीजन कर डालिए उन 4-5 दिनों के अंदर, है ना। ओके। सुप्रीम बैच में 9 to 10 क्लासेस हो चुकी हैं शायद, ठीक है। ठीक है, चलिए, अच्छा फिर, ओके, ठीक है, चलें फिर, ओके, चलते हैं। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, ओके।